हेलो हाय बच्चों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चालू है अभी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो पहले तो इसको समझते हैं और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम नीट के लिए या फिर जेई के लिए या फिर एनडीए के लिए या फिर कुछ भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डेप्थ है और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसको, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और दो चार न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बारे में। तो पहले पकड़ते हैं इसका नाम को। भाई नाम में क्या जाता है? नाम में बहुत कुछ जाता है, ठीक है। एक्चुअली नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो पहले हम नाम में जाते हैं। भाई क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले जो बात है इलेक्ट्रिक, सो इलेक्ट्रिक मीन्स समथिंग इज रिलेटेड विथ चार्ज, समथिंग इज रिलेटेड विथ चार्ज, राइट। एंड फील्ड मीन्स अ स्पेस, अ जगह। ओके, एक कोई जगह है जिसके अंदर कोई चार्ज है, समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही है, कोई जगह है उसके अंदर कोई चार्ज है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई जगह है जो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए ही हो सकता है, या फिर कोई दूसरे फेनोमेनन के लिए नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कोई चार्ज होगा तो भी जाके ये फील्ड बनेगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। समझ गए आप? आई होप तुम सब समझ गए। अबे इसमें क्या समझना है, ये बस डेफिनेशन है अभी, ठीक है। तो पहले बात समझेंगे, तो पहले हम उसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। तो पहले एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। जानकारी के लिए पहले एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। देखिए माने तो हम फिजिक्स में बहुत सारे फील्ड होते हैं, ठीक है। ये एक अलग का फील्ड है जो चार्ज के लिए। ऐसे तो माने बहुत फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड आप 11वीं क्लास में पढ़ा होगे। जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। कोई हिग्स फील्ड होता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई बहुत सारे फील्ड होता है भाई। हर एक फेनोमेनन के लिए कुछ कुछ फील्ड होता है। तो उसी फील्ड में ये एक तरह का फील्ड है जो चार्ज के लिए चेंज होता है। तो हम एक जगह ले लेते हैं, एक कोई स्पेस ले लेते हैं और मानते हैं कि इसका हर एक पॉइंट में अभी क्या भी वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि अभी तो कोई चार्ज नहीं है इसकी फील्ड के अंदर। जो जगह हम लिए हैं उस जगह के अंदर कोई चार्ज नहीं लिया अभी तक, वो खाली है अभी। तो पहले बोल सकते हैं कि अभी जो जगह का जो हर एक पॉइंट है, जगह का हर एक पॉइंट होगा, तो हर एक पॉइंट का वैल्यू कितना है? 0 है। अभी मान सकते हैं कि जितना भी पॉइंट ले लो, चाहे मैं 4 पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ, तुम चाहे तो ज़्यादा पॉइंट ले सकते हो, या फिर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो, जो मैंने मतलब पढ़ाने के बेसिक्स में इम्पॉसिबल है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट एवरी पॉइंट हैज ए वैल्यू राइट नाउ 0। ओके, सो ईच एंड एवरी पॉइंट हैज ए वैल्यू ऑफ 0। ओके, और जैसे ही मैं इसके अंदर कोई चार्ज को इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे ही मैं कोई एक चार्ज रख लूंगा, लेट से क्यू चार्ज रख लिया, ओके, प्लस चार्ज रख लिया लेट से, सडनली क्या होगा? इस चार्ज, ये जो फील्ड है, ये जो जगह है, इसका हर एक पॉइंट का वैल्यू ना चेंज हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये फील्ड किसका फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड किसको रेस्पॉन्ड किया? एक चार्ज को रेस्पॉन्ड किया। चार्ज आया तभी चेंज हुआ, चार्ज नहीं था तभी 0 था, राइट। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट होता है। इसको जब हम मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, उसको एक अलग तरह का नाम दे देंगे, उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर बताते हैं, ई वेक्टर, राइट, ई वेक्टर बताते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम बाद में जानेंगे कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, लेकिन पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि देखो दो बात है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो चीज अलग है, ये सेम चीज नहीं है, ठीक है। दो चीज क्या अलग है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ना तुम इसको देख सकते हो, ना तुम इसको पकड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ फील्ड है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आंखों को नहीं दिखता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, जो उसका क्वांटिटी निकल के आएगा, जो एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगा, जिसको हम कोई डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
या फिर हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसमें तो कोई कुछ मेजर नहीं कर सकता, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही आएगा। समझ गए बात? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार देख लीजिए। सो जो एक चार्ज आया यहाँ से, तो चार्ज के लिए ना इसका जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग का वैल्यू अभी जीरो नहीं रहेगा, तो इसका सराउंडिंग वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। लेट्स से इधर एक जो पॉइंट था पहले, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट था जो पहले जीरो था, अभी मान लीजिए यहाँ का वैल्यू लेट्स से 1 हो गया। मैं मानता हूँ 1 होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 हो गया। जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट था जिसका वैल्यू अभी 1 हो गया, तो ऐसे ऐसे करके ना हर एक पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूर से दूर तक पॉइंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, पास से पास तक का पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट का वैल्यू चेंज हुआ, क्योंकि अ चार्ज इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो एंड फील्ड जो होता है वो दो तरह का होता है। क्यों दो तरह का होता है? देखो, जो एक पॉइंट होता है, हर एक जो फील्ड के अंदर जो हर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के एसोसिएशन में हम एक मतलब वैल्यू जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे किया कि हर एक पॉइंट का वैल्यू अभी 1 था, पहले कितना था, 0 था, ठीक है। हम एक पॉइंट के साथ वैल्यू जोड़ दिया कि वो अभी 1 है। मानो 100 भी हो सकता है भाई, अभी 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक वैल्यू जोड़ दिया मानने के लिए कि 1 होता है। सो सिर्फ वैल्यू जुड़ा, तो इसको, इस प्रकार का फील्ड को हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलर फील्ड बोलते हैं, जिसके फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का सिर्फ वैल्यू होता है। तो फील्ड कितने टाइप का होता है? पहले तो स्केलर फील्ड होता है, और एक दूसरा तरह का फील्ड होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ओके, तो स्केलर फील्ड में क्या होता है, हर एक पॉइंट का सिर्फ वैल्यू होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का चीज नहीं आता है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं भाई स्केलर और वेक्टर में। और जो वेक्टर फील्ड होता है ना, वहां पे क्या होता है, हर एक पॉइंट के अंदर जो भी हम स्पेस लिए हैं, उसका हर एक पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उसके एसोसिएशन में कुछ एक वेक्टर, मतलब कुछ एक डायरेक्शन भी होगा, समझ लिए, तो उसको हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और जानने के लिए तैयार हो जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर फील्ड होता है, ये स्केलर फील्ड नहीं होता है, ये एक वेक्टर फील्ड है। अगर मेरे को बोला जाए कि स्केलर फील्ड कौन सा होता है, वो मैं बोलूंगा पोटेंशियल का फील्ड होता है स्केलर फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल ही एक स्केलर चीज होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ऐसे जिसलिए ये वेक्टर फील्ड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर के लिए ही प्रेजेंट करते हैं, ताकि उसका मतलब अलग तरीका का नजरिया है, हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट स्टिल पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है। इसका मतलब यहाँ का जो हर एक पॉइंट है ना, ये जो हर एक पॉइंट का वैल्यू तो 1 है, उसके साथ एक डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे कुछ होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट का डायरेक्शन 1 है और इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका ए पॉइंट का वैल्यू भी 1 है और इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका ऐसा है और इसका ऐसा है। चाहे कुछ भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे अगर एक और पॉइंट ले ले तो इसका पॉइंट ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जानेंगे हम धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे ये डायरेक्शन फिक्स होता है, कैसे ये वैल्यू आता है, सब कुछ जानेंगे। अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि हर एक पॉइंट का कुछ एक वैल्यू होता है, उसके साथ साथ एक कोई डायरेक्शन भी होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोलते हैं कि ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज को रेस्पॉन्ड करता है, और किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है। इस फील्ड के अंदर अगर चार्ज को निकाल के एक मास रख देंगे तो ये मास के लिए चेंज नहीं होगा, ये बगैर जैसे 0 था उसे ही 0 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अगर बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड मास के लिए चेंज होता है, राइट, वो फील्ड मास को रेस्पॉन्स करता है, राइट, ठीक है। तो हर एक फील्ड का ना जो सोर्स होता है अलग अलग होता है, ठीक है। अभी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन भाई क्या है, अभी अगर जितना पता है उसको अगर हम एक वर्ड में बता देंगे, कोई डेफिनेशन दे देंगे, तो डेफिनेशन जानने के बाद और एक लाइन सुन लीजिए कि ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में कोई स्पेस है, अगर उसी चार्ज के सराउंडिंग में
कोई अदर एक चार्ज आया, कोई एक दूसरा चार्ज आया, तो हम कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन है, ठीक है। देखो जो भी करो, दोनों के दोनों मतलब नजरिया ठीक है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर तुमको डेफिनेशन पूछे तो ये सेकंड वाला डेफिनेशन दे देना। तो पहले बार और एक बार बोल देता हूं कि अगर कोई चार्ज है, मान लो एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आया और उसमें हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस किया, तो इसका मतलब है वो दूसरा चार्ज पहला चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक स्पेस है उसके अंदर है। समझ गए? तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन ऐसे किताबी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का किताबी डेफिनेशन ये है कि, किताबी डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा डेफिनेशन भी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अ रीजन और स्पेस अराउंड a charged particle into which when another charge is brought in, then it will experience electrical effects. That's it. And what is this electrical effects, what is this electrical effect, what we meant for this electrical effect, that means we will experience some type of force. मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है हमारा, ये है प्लस क्यू, ठीक है, और इसके पास में ना हम एक दूसरा चार्ज को लाया, लेट्स से अदर एक चार्ज लाया प्लस क्यू, अनदर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो लेकिन हम अभी मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाया और इसका ऊपर अगर हम कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया कि भाई अभी तो हम जानते हैं कि ये प्लस है तो इसका ऊपर कोई फोर्स पड़ेगा और रिपल्सन फोर्स होगा। ये क्या फोर्स है, क्या किसका फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1/4πε, राइट, क्यू बाई इसका जो अगर डिस्टेंस होगा r², अगर इसका डिस्टेंस हो गया r, तो इसका अगर डिस्टेंस हो गया r, तो इसका फोर्स क्या होगा r² पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज था प्लस क्यू बड़ा वाला, उसके फील्ड के अंतर्गत, इसका फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज है जिसको हम रखे हैं, जो छोटा चार्ज रखे हैं, इसके लिए हम एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ये जो सेकंड वाला चार्ज, ये अगर पहला वाला चार्ज का फील्ड के अंदर नहीं होता तो अभी कभी फोर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं करता। और ये कब होगा, कब ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये फोर्स तभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब दूसरा वाला चार्ज पहला वाला चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस में होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है या फिर एक्सटेंडिंग लिमिट है वो इन्फिनिटी तक है, वो कभी खत्म नहीं होता है भाई साहब। अगर कोई चार्ज इधर है, इसका फोर्स यूनिवर्स के अदर एंड से इधर अदर एंड तक भी पड़ता है, समझ गए। अगर यहाँ पे मेरे घर में अभी कोई चार्ज है, ओके, उसका फोर्स का जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो सूरज तक भी होगा, वो यूनिवर्स का उस दाहिने वाला एंड के होगा और वहाँ पे एक राइट वाला एंड में भी होगा। तो ये कभी खत्म नहीं होता, ये एक नेवर एंडिंग रीजन है, ये एक इन्फिनिटली लार्ज रीजन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कितना है, इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कितना है भाई, बहुत बड़ा है। समझ गए आप? आई होप तुम सब समझ गए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ कैलकुलेट करने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। किसी को हम मतलब डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कैसे इसका कितना वैल्यू होगा वो सब पता कर सकते हैं। सो इसका वैल्यू कैसे करेंगे ये सब देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, ये इसको हम ई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ई के साथ इस ये जैसे वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो इंटेंसिटी, सो डेफिनेशन लिख लो, ये डेफिनेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
at a point is equal to the electrostatic force, is equal to the electrostatic force experienced by a unit positive charge, right? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दो वर्ड को थोड़ा मतलब ऑब्जर्व करो। पहले तो बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, experienced by a unit positive charge, that means the electrostatic force per unit positive charge, right? okay, and कभी कभी ना हम मतलब इसका पूरा जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स में हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोल के इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो अगर न्यूमेरिकल में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि हम फील्ड ही बोल देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक भी नहीं बोलते, सिर्फ फील्ड बोल देते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ रहे हैं, अभी इसका फील्ड में क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई फुटबॉल का फील्ड आ जाएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो फील्ड ही बोल देते हैं काफ़ी बार, लेकिन मतलब तीनों का तीनों रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक ही है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। यूनिट मतलब जिसका वैल्यू 1 है, यूनिट मतलब जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो एक 1 पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 चार्ज के लिए जितना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई एक बड़ा चार्ज है लेकिन मतलब इसका वैल्यू यूनिट नहीं आता, चाहे कुछ भी ले लो, मतलब कोई 5 कूलम वाला चार्ज है या फिर 1 कूलम वाला चार्ज है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम अगर शायद एक क्वेश्चन किया था 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻18 नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई एक बड़ा चार्ज है तो हम उसमें कैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैसे टेस्ट करेंगे। उस केस में क्या लेंगे हम, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा जो सोर्स चार्ज है जिसके लिए हम ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको पहले ले लेंगे, ठीक है? उसको पहले हम ले लेंगे, ठीक है? ये हमारा पहला चार्ज है जिसके लिए हम सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा चार्ज Q है, ठीक है? तो लेट्स से इसका चार्ज Q है, बराबर। तो इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे क्योंकि हमारा डेफिनेशन में ही है पॉजिटिव चार्ज लाना चाहिए। तो जो फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। अभी मत ये हमको मत पूछ देना कि भाई पॉजिटिव क्यों है, ये डेफिनेशन के अंदर भाई है, ये सब ये डेफिनेशन के अंदर है। मैं जस्ट फर्स्ट क्लास जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चार्ज के लिए जो क्लास स्टार्ट किया था उस टाइम बोला था कि भाई जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लिया था, वो उनका डेफिनेशन है। अगर उसका डेफिनेशन को आज तुम चेंज कर दोगे, फिजिक्स वैसे ही वैसा रहेगा जैसे था, लेकिन तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा थोड़ा माथापट्टी बढ़ जाएगा क्योंकि तुम जो बुक पढ़ोगे उसमें यही सब लिया है, यही सब डेफिनेशन है, और तुम कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, ओके। सो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर और एक चार्ज रख लेंगे जो प्लस Q0 है, लेट्स से, और इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज का क्या होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव टाइप का होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टाइप होता है, पॉजिटिव टाइप चार्ज होता है, राइट, पॉजिटिव टाइप होता है, ओके। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसको लाने का मतलब एक ही मकसद है, क्योंकि इसको लाने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे, समझ गए? तो इसका मतलब ये सब अंदर के बात को मतलब थोड़ा अच्छे से लिख लो खाते में, ठीक है? तो टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं कि इसको लाने के बाद ही हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। हम टेस्ट करेंगे कि इसका कोई फील्ड है कि नहीं, अगर है तो कितना है, तो इसका बस वही मकसद है कि ये टेस्ट करेंगे, तो इसका नाम इसलिए टेस्ट चार्ज है। तो अभी अगर इसका डिस्टेंस मतलब ये चार्ज और ये चार्ज का अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर r हुआ, लेट्स से ये डिस्टेंस r हुआ, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, हम तो जानते हैं F इज इक्वल टू कितने, 1/4πε देन Q0 बाई r², ये होगा फोर्स। ये हम पहले क्लास में जानते हैं, कूलम्बिक फोर्स जो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं,
इसमें हम बता चुके हैं कि ये होगा फोर्स, राइट। ठीक है, अभी क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स we'll write that electric field we'll write electric field is equal to force per unit charge। यहाँ पे चार्ज कितना लिया है हम, Q नॉट लिया है, तो F बाई Q नॉट होगा, F बाई Q नॉट होगा, क्योंकि पर यूनिट चार्ज होगा, तो ये प्लस होना चाहिए, ये बाय डेफिनेशन है। और अभी देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, है कि नहीं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जब एक स्केलर क्वांटिटी के साथ डिवाइड हो जाता है तो बनता है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये इसका डेफिनेशन है, ये मान लो ये इसका फॉर्मूला भी है, तो इसको हम अभी पता करेंगे और इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे सारे कुछ केस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि जैसे फोर्स को हम एक स्केलर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, और जब वेक्टर एक स्केलर के साथ डिवाइडेड होता है तो क्या बनता है, वेक्टर ही बनता है। समझ गए कि नहीं। तो ये थोड़ा झोलझाल लगता है कि भाई हमारे पास फोर्स था, अच्छा खासा फोर्स था, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छे से समझ चुके थे भाई, उसके लिए क्वेश्चन भी सारा का सारा हो जाता है। तो अगर हम फोर्स जानते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जान गए, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना क्या जरूरत था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो होता, हमको एट द एंड क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। हम अगर किसी सिस्टम को मतलब जानना चाहते हैं, उसका भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसका फोर्स जानते हैं तो अच्छा है। फोर्स के बाद में हम उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, और इक्वेशन का मोशन निकालने के बाद हम उसका कच्चा चिट्टा आपके सामने फाड़ देंगे, ठीक है। तो फिर ये भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइंड क्यों करते हैं, समझ गए। तो ये जो इसका स्कोप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों डिफाइंड करते हैं, इसका जो स्कोप है अभी ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है ये अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर थोड़ा मतलब ऐसे अच्छा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब चार्ज स्टार्ट हो जाएगा मूव करने के लिए, एक चार्ज जब मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई सेंस बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोडायनामिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ही मैनिपुलेशन करने का एक तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे के लिए बहुत न्यूमेरिकली हेल्पफुल हो जाता है फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा बहुत कुछ लॉ है, जैसे गॉस लॉ है जिसको तुम गॉस बोलते हो, गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके फोर्स कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ क्या है, ये क्यों डिफाइंड ऐसे हुआ है, इसको क्यों डिफाइन करेंगे, इसका थोड़ा आंसर ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। जब चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, चालू करना मतलब जब कोई चार्ज मतलब चलना स्टार्ट कर देगा तब थोड़ा फिजिक्स चेंज हो जाएगा, तब पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर तुम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अभी के लिए बस यही फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना है, फोर्स बाई क्यू नॉट, फोर्स बाई पॉजिटिव क्यू नॉट होना चाहिए। समझ गए आप लोग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। एंड अभी अगर इसका डायमेंशन देख लेंगे, सो ऐसा यूनिट पहले देख लेते हैं। यूनिट्स क्या होगा, देखो भाई फोर्स बाई चार्ज होता है, सो फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स, राइट, एंड चार्ज क्या होता है, कूलम, राइट। सो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, राइट, न्यूटन पर कूलम। बाद में जानेंगे इसका और एक भी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी है, ओके। इसको हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। अभी तक इसका इसका यूनिट कितना है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन कितना है, अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन पहले किसका आएगा, डायमेंशन ऑफ ई, राइट, डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर, और ई सिंपली ई इज इक्वल टू कितना होगा, सो एन का जो फोर्स का डायमेंशन ले लेंगे। फोर्स का डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय कूलम का डायमेंशन कितना है, ए टी, राइट। एंड इसको हम हिसाब कर लेंगे तो एम, सो एल एंड टी माइनस 2, ए टी माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये टी 1 है ना, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा,
t-3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा a-1 हो जाएगा। तो ये इसका डेफिनेशन डायमेंशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी डायमेंशन भी पता कर चुके हैं और उसका यूनिट वेट पता कर चुके हैं। तो सारे के सारे हम जो एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटी हम जो चीज़ चाहिए वो सब हमारे पास अभी है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये वार्ड वाला डेफिनेशन है। ये क्या वाला डेफिनेशन है? वार्ड वाला। इसमें ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और इसको हम बोल सकते हैं ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसमें हम मतलब एक्चुअली जान सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी फॉर्मूला मिल गया है, तो इसको यूज करके हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लिए। सो जो प्रोसेस हम बोले हैं वही प्रोसेस हमको फिर से फॉलो करना है। पहले तो हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा सा लेता हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू, ये एक पॉजिटिव, लेट से पॉजिटिव ले लिया, इसका चार्ज कितना है, लेट से +q है, ठीक है। और यहाँ से लेकर एक दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लेट से p। और ये चार्ज और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसको r ले लेते हैं। और जैसे कि हम बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज ज़रूरत है, और टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, लेट्स से Q0, दिस इज शुड बी पॉजिटिव, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लेट्स से हम, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हुआ तुम्हारा, फोर्स वेक्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज डिवाइडेड बाय Q0 एंड दिस शुड बी पॉजिटिव, राइट। एंड जो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये तो पहले जो टेस्ट चार्ज है ये तो पॉजिटिव होगा बाय डेफिनेशन। एंड अभी जो पॉइंट चार्ज हम जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो जो फोर्स निकलेगा वो रिपल्सिव निकलेगा, ठीक है। तो जो फोर्स अभी यहाँ पे पड़ेगा Q0 के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, राइट। सो ये Fe होगा। और इसको थोड़ा डायरेक्शन दे देते हैं, इसका डायरेक्शन लेट से दे देते हैं कि n कैप। सो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में, n कैप डायरेक्शन में। और जो कभी कभी r वेक्टर के डायरेक्शन में r कैप लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा तो हम अभी निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, पहले फोर्स निकाल लेते हैं, सो Fe वेक्टर कितना होगा भाई, हम जानते हैं कूलम्स लॉ से, 1/4πε, राइट। एंड दिस इज Q एंड दिस इज Q0, so Q0 by r², right, this is Fe। and if we calculate the electric field then I have to what, just to divide the Q0। यदि अगर हम Q0 को डिवाइड कर लेंगे तो Q0 ये Q0 कट जाएगा, तो रहेगा क्या भाई, रहेगा 1/4πε, ओके। सो Q by r², राइट। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो अभी जो फोर्स का डायरेक्शन है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। इसका अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, फोर्स उसी डायरेक्शन में, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में रहेगा, n कैप डायरेक्शन में रहेगा। किस डायरेक्शन में रहेगा, n कैप डायरेक्शन में रहेगा। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में था, फोर्स भी n कैप डायरेक्शन में था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, कौन से डायरेक्शन में रहा, n कैप डायरेक्शन में रहा, ओके। सो अभी देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट मतलब कुछ वेक्टर दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में। और इसका वैल्यू कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1/4πε, तो इसको k बोल सकते हैं, KQ/r²। सो दिस इज द फॉर्मूला, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। और आप बोल सकते हो तो इसको भी फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज रहा, ठीक है। ये हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, तो हमेशा याद रखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज रहता है, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, नोट डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन
is always away from a positive charge. पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, हमेशा हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा। ऐसे अगर माइनस के लिए, माइनस कोई एक माइनस पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी अगर माइनस चार्ज के लिए निकालेंगे ना, अभी अगर चार्ज ले लेते हैं लेट से माइनस, क्या ले लेते हैं, माइनस चार्ज ले लेते हैं। तो अगर माइनस चार्ज लिया, इसका वैल्यू माइनस क्यू ले लिया, तो क्यू नॉट इधर क्या रहेगा, क्यू नॉट बाय डेफिनेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखा तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर रहेगा, राइट। तो क्या फोर्स रहेगा, अगेन एफ ई, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मैं बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहता है। सो फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज के लिए उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स चार्ज के लिए है, मतलब इधर जो सोर्स जो जिसके लिए हम निकाल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फोर्स किधर है, चार्ज तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किस तरफ रहेगा, चार्ज के तरफ ही रहेगा। तो चार्ज के तरफ ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किस तरफ रहेगा, चार्ज की तरफ ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स टू द नेगेटिव चार्ज। सो ये दोनों पॉइंट हमको याद रखना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए निकालना है, ये हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा, जिसी भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम इसी फॉर्मूला से जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बस ये वैल्यू ले लेते हैं, ये एन कैप उड़ा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बन गया ना। आई होप आप सबको समझ में आता है ये सब, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया, तो थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं, तो थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं जो हम पढ़ा है। पहले तो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड obeys सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। एंड इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, और बाद में जानेंगे कि वोल्ट पर मीटर भी है। और जो डायमेंशन है वो है ml t-3 देन a-1, राइट, ये उसका डायमेंशन है। और 2 पॉइंट और भी जाने अभी ये क्या है, ई पॉइंट में याद रखना। तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए है वो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है, राइट। ये 2 पॉइंट भी याद रखना है, समझ गए आप लोग। तो ये सारे के सारे मैं सोच रहा हूँ, सारे के सारे चीज़ हमको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, और इसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो फोर्स पड़ेगा, क्योंकि हम बोले हैं पहले से डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर अगर हम चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज का होता क्या है, वो एक्चुअली जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और फार्मूला से भी हम मतलब जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला कि फोर्स वेक्टर बाई क्यू, राइट, जो भी चार्ज हम रखे हैं उसको, जो यूनिट चार्ज रखे हैं उसको ले लिया। तो अगर इसको हम उधर साइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू दैट चार्ज इनटू ई वेक्टर, so this is the formula, right? So now if you take if that charge or the second charge that is in the electric field, if that second charge, now this charge is not test charge, I am not testing it, I have a electric field right now, okay, I'm just putting another charge to see what type of force it is experienced by,
ओके, सो पहले से हमारे पास एक चार्ज है, अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आप चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो अभी ये जो क्यू है ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए वेक्टर विल बी पॉजिटिव सम कांस्टेंट चार्ज, मतलब लेट से चार्ज कुछ भी हुआ, लेट से एक्स, पॉजिटिव एक्स हुआ, तो पॉजिटिव एक्स तो एक वैल्यू है, उसको छोड़ दो, पॉजिटिव सम क्यू इनटू ई वेक्टर। सो आई कैन से दैट दिस फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, समझ गए। तो पॉजिटिव चार्ज लिया, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर हमारे पास मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है, अगर इसके अंदर हम कोई चार्ज रख लिया, ओके, कोई चार्ज रख लिया, लेट से क्यू नॉट, एक कोई चार्ज रख लिया जिसका वैल्यू कितना है क्यू नॉट, और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इसका ऊपर जो फोर्स पड़ेगा, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा अभी, वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही पड़ेगा। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, अभी सॉरी इसको क्यू नॉट नहीं बोलना चाहिए, ये जस्ट क्यू होना चाहिए। तो ये जो फोर्स होगा, ये उसको हम बोल सकते हैं कि भाई क्यू एंड ई, ओके, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, ओके। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, दैट मीन्स फोर्स विल बी क्या होगा, नेगेटिव क्यू टाइम्स ई वेक्टर होगा, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो उसी सेम केस के लिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, अगर इसमें अगर और एक चार्ज रखा जिसका वैल्यू माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू एफ वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वही क्यू होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पे डालते हैं। अगर यहाँ पे एक वेक्टर देते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा, समझ गए आप लोग। दोनों में अंतर है। हम क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। समझ गए बात, समझ गए। आई होप आप सब अंडरस्टूड, आपको सब समझ में आ गया। लेकिन अगर हमको इसको देखेंगे थोड़ा चार्ज के पर्सपेक्टिव में, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक बात समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में है, मतलब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई हम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, राइट। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लो अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास में हम अगर कोई एक अदर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही रहेगा ना। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। अगर उसी पॉजिटिव चार्ज के पास हम माइनस चार्ज डालेंगे तो फोर्स कहाँ पे पड़ेगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ेगा। समझ गए। अगर चार्ज के माध्यम से समझ सकते हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी माध्यम से आपको आसानी हो उसी माध्यम से आप सीख सकते हैं। समझ गए, ओके गुड। तो चलिए फिर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है, Q दे रखा है। ये कहाँ पे है, ये है एक पॉइंट A के पास, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0 OO। इसका मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है। सिंपली सा मीनिंग है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन में है, मतलब पहला चार्ज ओरिजिन के पास है। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं, लेट्स से ये y है, ये x एक्सिस है। तो पहला चार्ज जो हमारा चार्ज ले रखे हैं वो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन के पास, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, एंड हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पे ही है। तो Q चार्ज यहीं पे है, A चार्ज के पास है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट B, लेट्स से जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है xy। तो xy क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट और द टारगेट पॉइंट वेयर
हम चाह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, तो ये कोऑर्डिनेट है। दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका कोऑर्डिनेट है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से बी है, ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई है, ठीक है, समझ गए। सो वेक्टर फॉर्म लिखा है जिसको हम सब पता है, अभी अभी हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, ना कि स्केलर है। ये वेक्टर है तो हमको वेक्टर फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सादा फॉर्मूला है, क्या सिंपल सादा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, के क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और उसके साथ एक आर कैप आ जाएगा। आर कैप सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करेगा, उसका कोई और काम नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला है। और आर क्या है, आर क्या है अभी तो बताया, आर क्या है, आर है जो हमारा चार्ज है, और जहाँ हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, चार्ज और उस पॉइंट का बीच में जो डिस्टेंस है उसी को तो हम आर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए के पॉइंट के पास चार्ज है और बी के पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस को कौन हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे ई हो जाएगा, ई जो ये वेक्टर एक बन गया तो यही वेक्टर ही डिस्टेंस बन जाएगा ना। और एक बार देखो ये जो बी वेक्टर का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब इसका जो होगा वेक्टर का फॉर्म आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही आ जाएगा आर वेक्टर, समझ गए। सो अभी थोड़ा इसको लिख लेते हैं ऐसे, तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर कैप को हम लिख सकते हैं, देखो आर कैप हम फॉर्मूला जानते हैं, जिस वेक्टर का अगर तुम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, आर वेक्टर और उसका जो आर का मॉड है उसको डिवाइड कर दो, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, समझ गए। तो हमको क्या करना है, और आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मॉड नहीं लिखेगा तो आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, सिर्फ आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अभी के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर क्यूब हो गया, ठीक है। सो आर वेक्टर को डाल देंगे यहाँ पे, आर वेक्टर हमको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आर क्यूब क्या है, आर क्यूब मतलब आर जो मॉड है उसका क्यूब, और आर का मॉड क्या होगा, मान लो एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर का तुम ए एक्स जानते हो आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसका मतलब ए वेक्टर का मॉड कितना होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। तो आर क्यूब मतलब पहले तो आर का मॉड निकालना पड़ेगा, आर का मॉड कितना होगा यहाँ पे जिसका एक्स का कंपोनेंट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर इसका रूट या फिर इसका पावर हाफ, और उसका फिर पावर 3, तो कितना हो गया 3/2 पावर हो गया, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया के क्यू डिवाइडेड ऐसे इंटू आर वेक्टर पहले तो लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, डिवाइडेड बाई आर क्यूब मतलब ये पूरा जो फॉर्मेट है इसको लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर, ये हाफ है ये 3 है, तो इसका होल पावर कितना बन जाएगा 3/2। यही तो है भाई, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ गया ना। इसमें वेक्टर है, देखो आई कैप भी है जे कैप है, मतलब ये जो निकला ये वेक्टर फॉर्म में ही निकला, समझ गए ना, ये वेक्टर फॉर्म में भी निकला। बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे कुछ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा पहला वाला क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, ठीक है। देखो ये पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू दे रखा है अभी, मतलब इसका वैल्यू दे रखा है, मतलब क्यू चार्ज का, सॉरी ये जो क्यू चार्ज है अभी इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 0.009 माइक्रोकूलम, ठीक है, वैल्यू दे दिया। अभी वो प्लेस्ड का है, ओरिजिन पे है ये, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स से मान लो ये ए पॉइंट में है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो 0 0 हो गया। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट √2 √7 और 0। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेकिन जेड अभी 0 भी है, तो इसका मतलब ये पहला जैसा ही है, इसमें एक्स वाई है, जेड तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये स्पेस को नहीं आया। लेकिन इसको हम बहुत सिंपल सादा में सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, लेट्स से मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, हमको अभी सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या फिर हम चाहे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल सकते हैं। ये ए पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट ले लियो और बी पॉइंट यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है √2 और √7, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर निकलेगा यहाँ पे, तो इस वेक्टर का क्या होगा, जो वैल्यू क्या होगा √2 आई क्या प्लस √7 जे क्या, यही तो बन जाएगा। तो अभी
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कैप बस डायरेक्शन जानने के लिए हम जानते हैं। अभी यहाँ पे अगर चार्ज है, यहाँ पे अगर क्यू चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम अब टेंशन नहीं लेंगे, बस हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या चाहिए, हम बस इस जो ये आर कैप है इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं, इसका कोई काम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, के, और Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.009 माइक्रोकूलम या फिर 0.009 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अभी सॉरी मतलब कैलकुलेशन में हम डालते नहीं है जो हमारा सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर देखो ये है तुम्हारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का अगर ये आर वेक्टर है तो उसका कितना वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, और बस मतलब √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, और इसका होल √2 का स्क्वायर हो गया 2, √7 का स्क्वायर हो गया 7, इसका होल रूट 7 + 2 = 9, 9 का रूट ओवर के हो गया 3। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर वेक्टर तो वेक्टर है, लेकिन आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कितना है, 3 मीटर। अभी इसको मीटर में लेना है क्योंकि ये मीटर में है, देख रहे हो ना, क्वेश्चन में ही मीटर में है, तो इसको मीटर में ले लेंगे। तो इसका मीटर में डाल देंगे तो 3 मीटर हो गया। अभी कैलकुलेशन में डालते नहीं है, सॉरी मैं बार बार डाल ले रहा हूँ। सो 3 मीटर हो गया। अभी इसका के का वैल्यू डाल दो, के का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9, और इसको 0.009 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3 हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया भाई। बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है ना भाई। लो थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 9 डाल देंगे। इजी पीजी बोल के थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे। ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ पे ना एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मतलब क्या है, ये फिर चार्ज रिंग वो फिर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब मान लो अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अबाउट द पॉइंट चार्जेस, मतलब एक चार्ज अगर होगा तो एक पॉइंट में ही होगा। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर चार्ज है Q, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइन में चले जाते हैं। अगर हमारे पास ऐसे रिंग कोई है, अगर उस रिंग को हम कुछ चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या थोड़ी ना एक ही पॉइंट में बैठेगा, नहीं ना, चार्ज हर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा जनरली क्या होता है कि चार्ज कहीं पे ज़्यादा चला जाता है, कहीं पे थोड़ा सा जाता है। इसका मतलब चार्ज जनरली यूनिफॉर्मली नहीं जाता है, नॉन यूनिफॉर्मली जाता है, कभी कहाँ पे ज़्यादा कभी कहाँ पे कम जाता है, या फिर यूनिफॉर्म में भी जा सकता है। या इसका मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मतलब इस अभी अगर चार्ज हमारे पास एक रिंग है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट की इसका इस रिंग का हर एक पॉइंट पे हमको सेम ही चार्ज मिलेगा। इसका मतलब हम अगर कोई चार्ज दिया इस पूरा सिस्टम और रिंग को हम पूरा चार्ज दिया लेट से Q, इस Q मतलब हर एक पॉइंट पे हमको जो भी पॉइंट लेना है, तुम जो भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे हमको इस Q का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मतलब इसका मतलब ये Q पूरा रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हर एक पॉइंट पे सेम चार्ज चलाएगा। अभी इसका इस रिंग के लिए हमको सेंटर में, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पे हम लॉजिक लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मान लो हम 2 टुकड़ा आज्यूम करेंगे, मतलब रिंग के ऊपर छोटा छोटा 2 टुकड़ा आज्यूम करेंगे, ठीक है। मान लो एक टुकड़ा ये बन गया, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, रिंग का एक छोटा सा भाग है, और जैसे हम कहे कि जो चार्ज हम लिए हैं वो हर एक भाग में थोड़ा थोड़ा करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसका मतलब ये जो Q है अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी इस छोटे के पार्ट में तो कितना चार्ज आ जाएगा, लेट्स से मान लो dQ चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, कहाँ पे निकालना पड़ेगा, सेंटर के लिए, सेंटर के पास। मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ इस चार्ज के लिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा चार्ज के लिए, देख रहे हो ना, ये जो थोड़ा सा चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और किस डायरेक्शन में रहेगा। डायरेक्शन पहले पता कर लेते हैं, डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में रहेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा चार्ज ही पॉजिटिव है ना, तो ये थोड़ा सा पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस थोड़ा सा चार्ज का
जो सेंटर के पास है कितना डिस्टेंस में है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि ये रिंग है, रिंग का रेडियस जितना होगा वो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। समझ रहे हो ना। तो अभी और एक टुकड़ा मतलब आज्यूम कर लो जो उस टुकड़े का ठीक सामने ही है, पूरा सामने है। तो अभी इस टुकड़े का अभी चार्ज कितना होगा, वही dq होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोल रहा है, लेकिन मतलब हर एक पॉइंट में सेम चार्ज ही है। अगर इसी चार्ज के लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका क्या होगा, इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब उस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, इस तरफ हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अभी देखो ये दो ही चार्ज है, अभी दो टुकड़े हम माने हैं, दो टुकड़े इलेक्ट्रिक फील्ड जो जहाँ पे हम निकाल रहे हैं उसका बस दो तरफ है और एक सेम डिस्टेंस पे है। समझ रहे हो ना, सेम डिस्टेंस पे ही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना होगा, अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी उतना होगा। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, कोई भी कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब हम हर एक चार्ज ऐसे पकड़ सकते हैं, कोई भी एक टुकड़ा पकड़ सकते हैं और उसके सामने एक और टुकड़ा पकड़ सकते हैं, जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम हर एक टुकड़ा को पकड़ेंगे इस हाफ में, मतलब पहला वाला हाफ में, और उसी का एक दूसरा वाला टुकड़ा हम उस नेगेटिव हाफ में भी पा जाएंगे, तो इसका मतलब पूरा टुकड़ा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हर एक टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके साथ, उसका सामने वाले टुकड़े के साथ। समझ रहे हो ना, यही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर निकलेगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या कितना आएगा, 0 आएगा, खत्म, इतना ही है। लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम उसको एक अगले लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। तब तक गुड बाय, टाटा।